आज हम अपना अगला पार्ट यानी कि फ्यूचर का दूसरा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हम शुरू कर रहे हैं। कंटिन्यूस जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि किसी काम का जारी रहना पाया जाए, लेकिन अगर यही काम आने वाले ज़माने में यानी मुस्तकबिल में पाया जाए तो हम इसे बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो चलिए हम शुरू कर दें कि सबसे पहले इसकी हम तारीफ समझते हैं। एक चीज़ याद रखिए, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि किसी टेंस के हम देखते हैं जी उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में वो लफ्ज़ कि जिसकी हम पहचान तलाश कर रहे हैं, भाई ये इसी टेंस का फ़िक्रा है, अक्सर वो नहीं होती। तो हमें तारीफ़ पर गौर करना चाहिए। हमें जो उसके अंदर फ़िक्रे के अंदर जो ज़माना पाया जाता है उस पर गौर करना चाहिए कि फ़ेल जो है यानी कि वर्ब जो है वो कौन से ज़माने में अक्कर हुआ है, वो कौन से जो हैपनिंग है वो कौन से ज़माने में है। किसी काम का आने वाले ज़माने में जारी रहना पाया जाए तो उसको फ़ेल मुस्तक़बिल जारी कहते हैं। ठीक है, तो पहचान आमतौर पर क्या पाई जाती है कि उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह पाया जाता है। ठीक है जी। अब बनाने का तरीका देख लें। ये आपके सामने इमेज चल रहा है और साथ में मैंने छोटी सी वीडियो चलाई हुई है ताकि आपको असल में ये जो फेस होता है, फेस बड़ा ज़रूरी होता है बात समझने के लिए। सबसे पहले फ़ाइल रखते हैं यानी जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अच्छा, ये बात याद रखें कि ये जो फ़ाइल है, मफ़ूल है, इन दोनों का सेंटर वर्ड जो है ना वो फ़ेल है, क्योंकि फ़ेल जो है ये माख़िज़ है, इसी से ये लफ्ज़ अख़ज़ हुए हैं। अब फ़ाइल देख लें, फ़ाइल के अंदर फ़े भी है, ऐन भी है, लाम भी है, फ़ेल मौजूद है यानी काम करना। तो फ़ाइल कौन हो गया? काम करने वाला। और मफ़ूल कौन हो गया? जिस पर फ़ेल सर अंजाम दिया जाए। और फ़ेल बताते खुद क्या है? किसी काम का करना या होना, ये फ़ेल कहलाता है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम विल बी या शैल बी को इस्तेमाल करेंगे बतौर हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। ये जो बी है ये कंटिन्यूस की निशानदेही के लिए, और जो फ्यूचर का जो रियल यानी कि उसका जो अपना असली हेल्पिंग वर्ब है वो विल या शैल है। उसके बाद हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल यूज़ करेंगे। अच्छा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने पहले भी बारहा मरतबा तकरीबन हर वीडियो में बताता हूँ, जिसमें कंटिन्यूस आता है मैं बताता हूँ कि भाई प्रोग्रेसिव को या कंटिन्यूस को जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। मैं फोर्थ फॉर्म का लफ्ज़ यूँ इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए करता हूँ क्योंकि आमतौर पर हमारे बच्चों को मालूम नहीं होता कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या चीज़ है। वो जी कहते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता वर्ब की फोर्थ फॉर्म है या नहीं है, ये अमेरिकन ग्रामर में है। तो यही बोला जाता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और फार्मूला देखो जी, मैंने आप सामने लिख दिया है। सब्जेक्ट है प्लस विल बी या शैल बी प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव का विल या शैल सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल करेंगे और सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बी का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे यानी फ़िक्रे में और कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। और नेगेटिव क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद विल या शैल इस्तेमाल करेंगे और उसके फ़ौरन बाद हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे और फिर बी का इस्तेमाल करेंगे। एक बात याद रखें, फ्यूचर के जितने भी टेंस आएंगे, चाहे पास्ट के हमारे पास आए, प्रेजेंट के आए या आप फ्यूचर कर रहे हैं, उनमें जो सबसे पहले टेंस में यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ सवालिया बनाने के लिए या मनफी बनाने के लिए, जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है वो उसके बाद करनी है। और जो फ्यूचर इंडेफिनिट में यानी विल या शैल इस्तेमाल हुआ है सवालिया बनाने के लिए, यही जो है फ़िक्रे के जो है ना वो शुरू में आएगा। देख लेना, जो बी है ये बात की चीज़ है, इसको हम सब्जेक्ट के बाद रखा है सवालिया जुमले के अंदर। ठीक है जी। तो बड़े गौर से ये वीडियो देखते जाएं और समझते जाएं। सिर्फ मेरा तरीका कार ये नहीं है कि मैं आपको एक टेंस के बस ये चंद फ़िक्रे हैं वो समझा दूंगा, जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं कि बस वो फ़िक्रे लिखे हुए हैं और उनको बस सीधा ट्रांसलेट करके बता दिया। जो ग्रामर की बहुत सारे बीच में नकात आते हैं, पेचीदगियाँ आती हैं, मैं वो भी आपको साथ साथ बताता रहता हूँ। कई लफ्ज़ होते हैं वो उर्दू में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल जो होता है वो फ़िक्रे के और मौके की मुनासबत से मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ होता है। आगे इंशाअल्लाह से फ़िक्रे आएँगे। दर्जी कपड़े सी रहा होगा। ठीक है, इसमें एक लफ्ज़ मैंने यूज़ किया है सीविंग। देखो, सीविंग जी आमतौर पर सीने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जो
ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरीज हैं आप उनको उठाकर देख लें तो उसमें प्रोनाउंसिएशन इसकी SEW की जो प्रोनाउंसिएशन है वो लिखी हुई है सो। तो लेकिन हम अलगल तो लामन से ही हमारे माशरे में ये स्यू लफ्ज़ चला हुआ है, तो इसलिए हम इसको स्यू पढ़ते हैं, ठीक है। सेविंग क्लोथ्स, will the tailor be sewing clothes? The tailor will not be sewing clothes। तो ये वीडियो आप पूरी देखें और मेरे जो भी मेरा टेंस आता है, ठीक है, जो भी मैं ग्रामर की वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये आप पूरी देखें। इंशाल्लाह आपको ये बड़ी, इसमें सिर्फ टेंस और ट्रांसलेशन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। मछेरा मछलियाँ पकड़ रहा है। मछेरा कौन है जी? मछलियाँ पकड़ने वाला है, ठीक है। तो फिर सीधा सीधा इसका नाउन हम फिश से फिशरमैन, ठीक है। तो एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पर आगे लिखा है फिशिंग, ठीक है, और एक को मैंने बताया कैचिंग। अगर आपने कैचिंग लगाना है तो कैचिंग के साथ जाहिर बात है पकड़ने, जो चीज़ पकड़ रहे हैं उसका जिक्र तो करेंगे, इसे ही फिश का लाजमी लगाएंगे। और अगर आप सिर्फ फिशिंग कर दें तो यहाँ पर सीधा सीधा ये नाउन की बजाय सीधा सीधा ये बन गया आपका वर्ब। यानी कि फिश जो है, जिस तरह रेन है, वर्क है, ठीक है, ये जिस तरह नाउन भी हैं वर्ब भी हैं, इसी तरीके से हमने फिश को जो है वो वर्ब भी बना रही है, फिशिंग कर रहे हैं, ठीक है, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, ठीक है। विल द फिशरमैन बी कैचिंग फिश? द फिशरमैन विल नॉट बी कैचिंग फिश। डाकिया खतूत तकसीम कर रहा है। अच्छा, तकसीम करने का मैंने पहले भी, आप मेरे वीडियोस आप देख लें तो उसमें मैंने आप बताया तकसीम करना, ये डिवाइडेड नहीं आएगा, ठीक है जी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं आता, ये डिलीवरिंग, यानी कि वो पहुंचा रहा है, पहुंचे। ये तकसीम करने मतलब होता है, मसलन डाकिया आया है, गली के कोने पर खड़ा हुआ है, तो वो आप खाद तकसीम कर रहा है, तो अब ये नहीं करता कि सबको बुला ले, सबको बुला के तो वहाँ पर सबको देना शुरू कर दे। कोई मिठाई का डब्बा नहीं है कि बराबर तकसीम कर दे, तो डिवाइड लगा लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट लगा देंगे। तो यहाँ पर डिलीवर यहाँ पर डिलीवर, तो यहाँ पर तकसीम का मतलब है कि वो वहाँ पर उनको पहुँचा रहा है, तो ठीक है जी, ये डिलीवरिंग लेटर आ जाएगा। बाकी जुमले आपके सामने लिखे हुए ये पढ़ लें, मैं जो टिपिकल बातें मैं वो आपको समझाता जाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। ऑफिसर नौकर को डांट रहा होगा। डांटने के लिए क्या है जी? स्कोल्ड, ठीक है। द ऑफिसर विल बी स्कोल्डिंग सर्वेंट। विल द ऑफिसर बी स्कोल्डिंग सर्वेंट? द ऑफिसर विल नॉट बी स्कोल्डिंग सर्वेंट। तमाम बच्चे मैदान में जमा हो रहे होंगे। इसके अंदर भी मैंने दो लफ्ज़ यूज कर दिए, गैदरिंग और असेंबलिंग, ठीक है। तो एक मैंने कई दफ़ा बच्चों को देखा है क्लास में कि वो इकट्ठे का या जमा होने का वो लिख देते हैं टुगेदरिंग। टुगेदर भाई और चीज़ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर गैदरिंग, इकट्ठे हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, असेंबलिंग लगा दें, गैदरिंग लगा दें, जो भी है। जैसे स्कूल की असेंबली होती है तो वहाँ पर बच्चे इकट्ठे होते हैं, तो वो असेंबली लफ्ज़ जो है वो असेंबल से ही जो है वो नाउन बना है। Will all the children be gathering in the ground? All the children will not be gathering in the ground। वो इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा देखिए, इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। अब प्रेपरिंग फॉर एग्जामिनेशन यानी एग्जाम, ठीक है। तो फॉर का हम क्यों लगाया है यहाँ पर? तो जी लफ्ज़ लगा हुआ है की, के लिए तो नहीं है। आमतौर पर ये होता है जी कि फॉर है तो इसका तब हम ये फॉर यूज़ करेंगे कि के लिए लफ्ज़ उर्दू में लफ्ज़, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, यानी किस लिए तैयारी कर रहे हैं? इम्तिहान के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। दे विल बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। विल दे बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम? दे विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। परिंदे हवा में उड़ रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ लोग फ्लाइंग द एयर लगा लेते हैं, कुछ लोग इसको लगाते हैं फ्लाइंग इनटू द एयर लगाते हैं, ये सारा गलत है, ऐसा नहीं है। द बर्ड विल बी फ्लाइंग इन द एयर, ठीक हो गया जी। विल द बर्ड्स be flying in the air? The birds will not be flying in the air। अच्छा जी, वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको ये बताया था कि कुछ लफ्ज़ ऐसे आते हैं उर्दू के। मैंने अब ये एक लफ्ज़ जो है वो 3 जगह पर इस्तेमाल किया है, इसके 8-9 इस्तेमालात होते हैं, कई जगह पर आ सकता है, शायद ज़्यादा भी होता होगा। चला, चिल्लाना नहीं, चलाना, बंदूक चलाना, ठीक है, ज़ुबान चलाना, स्कूल चलाना, फैक्ट्री चलाना, कश्ती चलाना, जहाज़ चलाना, कार चलाना, ये बहुत सारे इस्तेमालात हैं। इंशाल्लाह इन टेंसेस की वीडियो जो इस वक्त ये टेंसेस के चैप्टर्स ख़त्म होंगे, उसके बाद फिर मैं कोई इस तरह के कुछ 2-3 वीडियोज़ जो हैं चैप्टर्स बनाऊँगा, इंशाल्लाह लेसन बनाऊँगा कि जिसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे लफ्ज़ रखूँगा
कि वो एक एक लफ्ज़ जो है वो 9-9-10 जगह पर जाकर इस्तेमाल हो रहा होगा। इंशाल्लाह फिर आपको ये बहुत काम देगा इंशाल्लाह। वो कश्ती चला रहा होगा, देखिए गौर करें जी, ही विल बी रोइंग बोट, ठीक है। अगर गाड़ी चलाने का जिक्र आ जाए तो उसमें हम ड्राइव इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बंदूक चलाना है वो शूटिंग द गन आ जाएगा, ठीक है। ही विल बी शूटिंग गन, विल ही बी शूटिंग गन, ही विल नॉट बी शूटिंग गन। वो स्कूल चला रहा होगा, अच्छा स्कूल चलाना है, फैक्ट्री चलानी है, दुकान चलानी है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ना तो हम रनिंग लगा सकते हैं, ठीक है, ना सॉरी वो रनिंग लगाएंगे, इसके लिए हम ड्राइविंग नहीं लगा सकते, रोइंग नहीं चला सकते, ठीक है। और अगर हवाई जहाज़ का जिक्र होगा तो हम फ्लाइंग करेंगे, फ्लाइंग एरोप्लेन करेंगे, ठीक है। और गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइविंग द कार करेंगे। अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो साइकिल के लिए ड्राइव तो इस्तेमाल नहीं होगा, साइकिलिंग हो जाएगा। और मोटरसाइकिल चलाना है तो उसके लिए बाइकिंग इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ टिपिकल किस्म के वर्ड्स होते हैं, असल में चीज़ होती है ये समझने वाली। ये तो कोई नहीं कि बस जी हमने एक जुमला लिख लिया और उसका ट्रांसलेट करके आपको बता दिया तो खुश हो गए जी, काम चल गया, इस तरह नहीं होता है। लो जी, अब बागबान साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। ये भी काफ़ी देर से कह रहे थे कि यार मैं भी बाग की रखवाली करता होता हूँ, मैं बड़े अहम काम अंजाम देता हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। चलें जी, तो उसका बड़ा काम क्या है जी, बागबान बाग की रखवाली कर रहा होगा। द गार्डनर विल बी लुकिंग आफ्टर द गार्डन। गार्डनर, गार्डन से गार्डनर, ठीक है। जैसे टीच से टीचर, प्ले से प्लेयर, स्लीप से स्लीपर, वीप से वीपर, इसी तरीके से ये गार्डनर। विल द गार्डनर बी लुकिंग आफ्टर द गार्डन। द गार्डनर विल नॉट बी लुकिंग आफ्टर द गार्डन। हम नज़म ज़बानी याद कर रहे हैं। याद करने की इंग्लिश होती है वो लर्न इस्तेमाल करते हैं, ज़ुबानी के लिए हम बाय हार्ट यानी दिल से याद करते हैं, ठीक है जी, यानी तवज्जो से याद करते हैं, कीन होकर याद करते हैं। तो ये जो बाय हार्ट का लफ्ज़ है ये हमने आखिर, यानी कि पूरा लफ्ज़ क्या है, ज़बानी याद करना, लर्न बाय हार्ट। बाय हार्ट को हम फिक्र के आखिर में इस्तेमाल करते हैं। देखो जी, वी शैल बी लर्निंग द पोएम बाय हार्ट, समझ आ गई। तो ये सवालिया और मनफी जुमला आप लिखा हुआ है, ये आप ज़रा देख लें, ठीक है। हम ज़रा थोड़ा सा वीडियो को शार्ट करने जाते हैं ना, ताकि किसान गंदम की फसल काट रहा होगा। अच्छा देखिए, हम शार्ट तो कर रहे हैं वीडियो को, लेकिन कुछ चीज़ें इस तरह की आती हैं ना, सीधा सीधा मैं ये ट्रांसलेशन पढ़ता जो, ऐसी तो बात बनती नहीं है ना। तो इसमें जो टिपिकल किस्म की चीज़ें आती हैं ना, जो वर्ड्स हैं कुछ, वो हमने बड़े समझने होते हैं। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अब हार्वेस्ट हमने यूज़ किया है, ठीक है जी, देख रहे हैं ना, द फार्मर विल बी हार्वेस्टिंग द व्हीट। हमारे पास दो लफ्ज़ हैं काटने के लिए, एक है कट, CUT कट, ठीक है, उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म फोर्थ कट 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 कटिंग, फोर्थ कटिंग बन गई, ठीक है जी। अच्छा अगर हम कट इस्तेमाल करते हैं यानी कटिंग, तो फिर हमने व्हीट के साथ क्रॉप का लफ्ज़ CROP क्रॉप जो है वो यूज़ करना है लाजमी। और अगर हम नहीं वो करना चाहते तो हार्वेस्टिंग का मतलब ही होता है फसल काटना, ठीक हो गया जी। तो हार्वेस्टिंग का मतलब हो गया फसल काटना, किसकी जी, गंदम की। मेरे ख्याल में आपको ये हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा, या वीडियो को आप दोबारा देख लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको पक्का समझ आएगा। विल द फार्मर बी हार्वेस्टिंग द व्हीट, द फार्मर विल नॉट बी हार्वेस्टिंग द व्हीट। नमाज अदा कर रहा होगा, ही विल बी परफॉर्मिंग प्रेयर। अच्छा इसके लिए भी दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, याद रखें। एक परफॉर्म होता है और एक से होता है, SAY, लेकिन ज़्यादातर जो है वो हम परफॉर्मिंग ही हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इसलिए आप परफॉर्मिंग इस पर ही अपने आप को पक्का करें। ही विल बी परफॉर्मिंग प्रेयर, विल ही बी परफॉर्मिंग प्रेयर, ही विल नॉट बी परफॉर्मिंग प्रेयर, ये नेगेटिव बन गया। मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा हूँ। अच्छा तिलावत का लफ्ज़ ना भी हो तो यहाँ पर लिखा हो कि मैं कुरान पाक पढ़ रहा हूँ, तो याद रखें वो तिलावत कर रहा है, उसके लिए आपने रिसाइट ही इस्तेमाल करना है, रीडिंग नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। आई शैल बी रिसाइटिंग द होली कुरान, नीचे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वही फार्मूला आ रहा है, पुराना काम है। वो मुझे खामखा तंग कर रहा होगा, सॉरी। ही विल बी टीजिंग मी फॉर नथिंग। ये फॉर नथिंग क्या है, खामखा, यानी बगैर किसी वजह के, फॉर नथिंग, ठीक है जी। विल ही बी रिसाइट टीजिंग मी फॉर नथिंग, ही विल नॉट बी टीजिंग मी फॉर नथिंग।